Welcome everybody. Today we are going to discuss our chapter Ruling the Countryside. ये चैप्टर जो है वो बात करता है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कंट्री साइड पे रूल करना जो है वो शुरू किया। कंट्री साइड मीन्स वो एरिया जो शहर के बाहर के हैं, सॉर्ट ऑफ रूरल एरिया टाइप्स, जो शहर का हिस्सा नहीं है, उसके आसपास के बाकी के हिस्से जो हैं उनको हम कंट्री साइड कहते हैं। दिस इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ आ हिस्ट्री। तो ये चैप्टर जो है हमारा वो बात करता है किस तरीके से कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स की फर्स्ट कंपनी इंडिया में आई थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो उसको किस तरीके से दीवानी राइट्स मिले और उसका उसने किस तरीके से फ़ायदा लिया। एग्रीकल्चर इम्प्रूव की, क्यों उन्होंने एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने की कोशिश की और क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, किस तरीके से उनको उन्होंने ठीक करने की कोशिश की, और इन सब में इंडियंस को क्या क्या देखना पड़ा, क्या क्या झेलना पड़ा, ये सारी चीज़ें ये चैप्टर बताता है हमें। सबसे पहले जो दीवानी राइट्स हैं, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई, देन बैटल ऑफ बक्सर। तो उस बैटल के बाद दीवानी राइट का मतलब है राइट टू कलेक्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का हक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले जो है ब्रिटिशर्स जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, चीज़ें खरीदने के लिए उनको ब्रिटेन से इंपोर्ट करना पड़ता था गोल्ड और सिल्वर, और फिर वो इंडियन से चीज़ें खरीद सकते थे और उसके बाद वो अपनी कंपनी जो है वो चला सकते थे। लेकिन अभी क्योंकि इनके पास दीवानी राइट आ गए, तो इन्होंने एक कोशिश की कि ये जो फाइनेंशियल चीफ होने का फ़ायदा उठाएं बंगाल से और यहीं से रेवेन्यू इकट्ठा करें, यहीं से फाइनेंस इकट्ठा करें और यहीं पे इन्वेस्ट करें, और इस तरीके से इनकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसके लिए इनको ये तो समझ में आ गया कि अभी इनके पास बंगाल का एक हिस्सा आया है और धीरे धीरे इनको अपना जो कंपनी है उसको एक्सपैंड करना है। दे हैव टू एक्सपैंड देयर एरिया। फॉर दिस उन्होंने ये समझ लिया कि इसके लिए व्हाट दे हैव टू डू, कि यहाँ पे ऑलरेडी जो लीडर्स हैं उनके पास जो अथॉरिटी है, राजा हैं या और भी जो लीडर्स हैं लोग, उनके पास अथॉरिटी और प्रेस्टीज है। तो इसलिए बेटर है कि उन लोगों को हिलाया ना जाए, उनको अनॉय ना किया जाए। इनफैक्ट उन्हीं को अपने साथ मिला के, उन्हीं को अपने कंट्रोल में मिला के अपना फ़ायदा जो है वो देखा जाए। शुरू में इनका बस यही इंटरेस्ट था कि किसी तरीके से रेवेन्यू इकट्ठा हो जाए, किसी तरीके से पैसा जो है वो इकट्ठा हो जाए, और दैट्स इट। उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी नहीं किए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं किया कि जिससे असेस हो सके कि कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, कितना जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है। दे डिडंट डिड एनीथिंग फॉर दैट। और रेवेन्यू वॉज इनफ टू डबल द परचेज बाय कंपनी विद इन 5 years। देन शुरू में जो रेवेन्यू है, जो जितना कंपनी एक्सपेक्ट करती थी उतना उनको नहीं मिला, और साथ में जो बंगाल के लोग थे उनको भी बहुत क्राइसिस जो है वो फेस करने पड़े।
जो आर्टिजन्स थे, जो आर्टिस्ट थे बंगाल के, उनसे कंपनी बहुत कम प्राइस से में चीज़ें लेती थी, जिससे क्या हुआ कि आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने अपना काम जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया, और वहाँ पे विलेजेस में ये जो आर्टिस्ट हैं इनकी कमी हो गई। पीजेंट्स जो हैं वो अपना टैक्स नहीं दे पा रहे थे जितना कंपनी ने डिसाइड किया था। आर्टिसन की ऑफकोर्स उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हुई, फार्म प्रोडक्शन भी डिक्लाइन हुई, और जिसकी वजह से क्योंकि अब काम जो है उनको उसका वर्थ नहीं मिल रहा था, और बहुत ज़्यादा पैसे की कमी हो गई, और फैमिन भूखमरी वहाँ पे फैल गई बंगाल में, जिसकी वजह से अराउंड 10 मिलियन पीपल जो हैं उनकी जो इसकी वजह से डेथ हो गई। मतलब 1/3 जो पॉपुलेशन है वो बंगाल की पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ की वजह से। हियर इज़ रॉबर्ट क्लाइव जो हैं अलॉन्ग विद वॉरेन हेस्टिंग्स, ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर हैं जो ब्रिटिश का रूल रहा इंडिया में उसकी। इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है फॉर प्लेगिंग ऑफ ट्रेजरीज, जो भी उनकी पॉलिसीज़ रही टैक्स की, जो भी सिस्टम इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम इस्टेब्लिश किया था इंडिया में रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, दे आर क्रिटिसाइज्ड फॉर दैट, जो भी बंगाल की सिचुएशन रही। अब रेवेन्यू इस तरीके से जो है इकट्ठा हुआ, और एक बहुत बड़ा बंगाल की इकॉनमी को नुकसान हुआ, और उसका ऑफकोर्स नुकसान कंपनी को इस तरीके से एज इन वो प्रॉफिट में थे, नुकसान नहीं बोल सकते, बट थिंग इज़ कि उनको जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका उतना फ़ायदा जो है वो कंपनी को नहीं हुआ, और उसके लिए उन्होंने कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ सिस्टम इस्टेब्लिश किए, जैसे कि एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट, कि इतनी अमाउंट जो है वो राजा तालुकदार जो हैं, जिनको उन्होंने बाद में ज़मींदार बना दिया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो ब्रिटिशर्स को देंगे, कि ताकि जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो कलेक्ट हो सके। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। क्योंकि एक फ़िक्स अमाउंट पूरे साल में उनको रेगुलरली पे करना था, इसलिए इस सिस्टम को परमानेंट, एक फ़िक्स अमाउंट था, परमानेंट अमाउंट था, इसलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट बोला गया। कंपनी को लगा कि इससे उनको रेगुलर इनकम आती रहेगी, जो भी सिचुएशन रहेगी, फॉर दैट दे विल गेट जो भी सिचुएशन हो, एग्रीकल्चर का फ़ायदा हो, नुकसान हो, जो भी हो, उनको परमानेंट एक रेवेन्यू जो है वो मिलता रहेगा। ये जो है ये सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ इन सारी स्टेट्स में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एंड नॉर्थ कर्नाटका। नो प्रॉब्लम इस सिस्टम में क्या आई, एक तो जो रेवेन्यू है वो फ़िक्स था लेकिन बहुत हाई था, जो ज़मींदारों को भी बहुत मुश्किल हुआ कि वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सकें और पे कर सकें, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे ज़मींदार भी हुए जिनको अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ी, और उनकी जो ज़मींदारी जो है वो चली गई। ऑल्सो ब्रिटिशर्स को इस सिस्टम से ये लगा था कि इससे क्या होगा, ज़मींदार जो हैं लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे, एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे, और रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हो पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ज़मींदारों ने लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी कोशिश नहीं की। ये शुरू में ये नुकसान हुआ परमानेंट सेटलमेंट से।
लेकिन थोड़ी देर बाद 19th सेंचुरी में जो फर्स्ट डिकेड था उसमें कुछ चेंजेस आई, प्राइस हाई हुआ और कल्टीवेशन का एक्सपेंशन हुआ। ज़मींदारों की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हुई, लेकिन इसका कंपनी को कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास फिक्स जो है रेवेन्यू था, उसका फ़ायदा जो है कंपनी को नहीं हुआ। ज़मींदार जो है उन्होंने प्रेफर किया कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, और क्योंकि अब उन्होंने ऑलरेडी लीज़ पे रेंट पे अपनी ज़मीन दे दी, तो उनको बस यही था कि वहाँ से उनको जो भी है पैसे मिल रहे हैं, तो दे डोंट बॉदर्ड कि ज़मीन की इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ फ़ायदा हो। ये जो सिस्टम था, परमानेंट सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम, ये बहुत अप्रेसिव था ये कल्टीवेटर्स के लिए, ठीक है। जो पीजेंट्स थे उनके लिए काफ़ी अप्रेसिव था, क्योंकि कम प्रोडक्शन हुई या ज़्यादा हुई, उनको फिक्स अमाउंट का जो टैक्स है वो देना पड़ता था, हाई रेंट देना पड़ता था ज़मींदारों को, और कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी, कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती थी उनको। मनी लैंडर्स को जनरली उनसे लोन लेना पड़ता था, जो मोस्टली वो वापस पे नहीं कर पाते थे, जिससे उनको काफ़ी नुकसान जो है लैंड से भी अपनी हाथ धोना पड़ता था। परमानेंट सेटलमेंट के अलावा महलवारी सिस्टम जो है वो भी इस्टेब्लिश किया गया। विलेज को विलेज हेडमैन को महल बोला जाता था, और इसलिए महलवारी सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। इस सिस्टम में परमानेंट रेवेन्यू डिसाइडेड नहीं था, इसको एक टाइम के बाद फिर से रिवाइज़ किया जाता था, सिचुएशन देख के उस तरीके से टैक्स लिया जाएगा। जो विलेज हेडमैन है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि नॉर्थ इंडिया का जो सोसाइटल सिस्टम है वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड सोसाइटी विलेजेस का सिस्टम है, और इसके लिए उन्होंने विलेज के हेडमैन को ही यूज़ किया, ताकि उनको रेवेन्यू कलेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। वो विलेज टू विलेज गए, सिचुएशन को देखा, लैंड को देखा, और उस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया कि पीरियडिकली रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। हेयर इज़ ऑल्ट मैकनीज जो हैं उन्होंने इस सिस्टम में काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले किया। देन थर्ड सिस्टम जो है वो है मुनरो सिस्टम, या फिर उसको रोथबारी सिस्टम भी बोला गया, एंड थॉमस मुनरो ने ये इस्टेब्लिश किया था, एंड इट वाज इस्टेब्लिश स्पेशली जो साउथ के रीजन्स हैं जो कंपनी के पास थे उसके लिए। यहाँ पे ये डायरेक्टली कल्टीवेटर्स से टैक्स जो हैं कलेक्ट करते थे, और कल्टीवेटर्स को रॉयट्स बोला जाता था। रॉयट्स जो हैं वो जनरेशन से एक ज़मीन पे काम कर रहे होते थे, और उन्हीं ज़मीन को अच्छे से सर्वे किया गया, देखा गया, और उस तरीके से जो है वो डिसाइड किया गया कि टैक्स जो है वो कितना लिया जाएगा। Here is Thomas Munro. Now, what were the problems? प्रॉब्लम्स क्या आई कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो हैं वो चाहते थे कि इंक्रीज़ करें, जो भी उनके पास जितनी ज़मीन है वहाँ से रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा ले सके, और इन्होंने हाई रेवेन्यू डिमांड्स जो हैं वो फिक्स कर दी, जो कि पीजेंट्स जो हैं वो पे नहीं कर पाए। उनको बहुत से पीजेंट ने ज़मीन पे, एग्रीकल्चर पे काम करना छोड़ दिया, और वो शहर की तरफ गए ताकि उनको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। कंपनी जो है ऑल्सो उन क्रॉप्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहती थी जिनसे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो, जैसे कि ओपियम और इंडिगो। ओपियम अफीम जिसको बोला जाता है, इंडिगो इज़ ब्लू कलर डाई, जो जिसको हमने अपने स्पेशली वाइट कलर को
हल्का सा ब्लू टिंच करने के लिए थोड़ा सा हम यूज़ करते हैं, तो उस दैट ऑल्सो गिव अ डार्क ब्लू कलर, ओके, इंडिगो कलर जो है वो देता है। उसके अलावा कंपनी चाहती थी कि इस तरीके के क्रॉप जैसे कि जूट, टी, शुगर केन, कॉटन, वीट और राइस जो है वो प्रोड्यूस किए जाए, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी लोगों को फोर्स भी किया। दिस इज़ फोर्ट विलियम, जहाँ पे जो मेन सेंटर था ब्रिटिश कंपनी का। हेयर इज़ इंडिगो, ये आपने देखा भी होगा। नाउ इंडिगो और वुड, इंडियन इंडिगो और वुड जो हैं वो उस टाइम पे कलर करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था और इंडस्ट्रीज़ में जो कपड़े हैं उनको ब्लू कलर करने के लिए ये यूज़ किया जाता था। जो इंडिगो है वो एक डार्क ब्लू कलर जो है वो कपड़ों को देता था, बट जो वुड है उससे एक लाइट ब्लू या पर्पल कलर जो है वो कर सकते थे। तो इसकी वजह से इंडियन इंडिगो की काफ़ी डिमांड थी। बाहर की जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी इंडियन इंडिगो की डिमांड थी, और इसके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव भी था ये कंपेयर टू वुड, और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काफ़ी कोशिश कर रही थी कि ये जो इंडिगो को प्रमोट किया जाए और इसको सेल किया जाए और अपनी इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ किया जाए। There is British Indigo factory in India. Here are two pictures. ये दो पिक्चर्स हैं, एक मोरिस कॉटन प्रिंट है और दूसरा कलमकारी है। तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा दोनों पे, दैट वाज यूज्ड, ये इंडिगो से ये कलर जो है वो पाया जाता था। सो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए दो सिस्टम इस्टेब्लिश किए गए, एक था निज कल्टीवेशन, ठीक है। निज कल्टीवेशन में प्लांटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते थे इंडिगो उस लैंड पे जो उनके कंट्रोल में होते थे, ठीक है। प्लांटर्स एक ठेकेदार जैसे आप बोल सकते हो। तो प्लांटर्स जो हैं या तो ज़मीन जो है वो ख़रीद लेते थे ज़मींदारों से, या फिर उसको रेंट कर लेते थे, ठीक है, किराए पे ले लेते थे, और उसके ऊपर फिर लेबर जो है वो लेके आते थे और वो लेबर उस ज़मीन पे काम करती थी। प्रॉब्लम ये थी कि इंडिगो कल्टीवेशन इन सब में वो फर्टाइल लैंड पे की जा सकती थी, लेकिन जो फर्टाइल एरिया है, जहाँ पे फर्टाइल लैंड थी, वहाँ बड़े बड़े प्लांटेशन के लिए जिस तरीके से खेत चाहिए वैसे नहीं मिल पाते थे, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी वहाँ पे एस्टैब्लिश थी, ऑलरेडी लोग वहाँ पे रह रहे थे। तो कुछ जो है ज़मीन उनके पास उनको मिल पाती थी। देन उसके अलावा जो भी ज़मीन उन्होंने अपनी प्लांटेशन के लिए ली, तो वहाँ के जो पीजेंट हैं उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब उनको अपने जो पीजेंट्स थे उनकी जो है इससे इनकम चले गई, और इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता था प्लांटर्स के बीच में और पीजेंट्स के बीच में। अभी लार्ज प्लांटेशन, अगर उनको एक प्लांटेशन बड़ी मिल गई तो उसके लिए इंडिगो के प्लांट्स के काम करने के लिए लेबर भी ज़्यादा चाहिए, जो उनको आसानी से मिल नहीं पाती थी, और इसकी वजह से इंडिगो प्लांटेशन इंडिया में एक डिफ़िकल्ट टास्क था। दूसरा सिस्टम जो है इंडिगो प्लांटेशन के लिए वो था रॉयल्टी सिस्टम। रॉयल्टी सिस्टम जो है डायरेक्टली कल्टीवेटर से बात करके किया जाता था। इसके लिए रॉयट्स को, जो कल्टीवेटर्स हैं उनको रॉयट्स बोला जाता था, रॉयट्स को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था, या फिर विलेज का जो हेडमैन है वो भी उनकी बिहाफ पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता था, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि शुरू में इनको कैश दिया जाता था, कुछ बीज वगैरह दिए जाते थे कल्टीवेटर्स को, ताकि वो इंडिगो प्लांटेशन कर सके, और इनको बोला जाता था कि एटलीस्ट 25% लैंड जो है वहाँ पे ये
इंडिगो कल्टीवेशन करेंगे। ठीक है, तो कल्टीवेटर्स जो हैं वो सॉइल तैयार करते थे, पूरी प्लांटेशन करते थे, बट बदले में उनको कैश भी दिया जाता था इंडिगो प्लांटेशन के लिए, लेकिन बदले में इनको सस्ते दामों पे ये इंडिगो जो प्रोडक्शन हुई वो देनी पड़ती थी, जिसकी वजह से जो भी उन्होंने अगर कुछ कर्ज वगैरह लिया है वो कभी चुका नहीं पाते थे, और जो प्रोसेस जो है वो हमेशा चलता रहता था। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ कि जो इंडिगो प्लांटेशन में लेबरर्स थे या जो भी इंडिगो प्रोडक्शन कर रहे थे इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। उनको ये सिस्टम बहुत ऑप्रेसिव लगा, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। तो उन्होंने एट लास्ट उन्होंने डिसाइड किया इस सिस्टम से दूर होने के लिए, और एक रिबेलियन शुरू हुआ जिसको नाम दिया गया ब्लू रिबेलियन। ओके, सो बहुत से रॉयट्स जो हैं उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन के लिए मना कर दिया, और उन्होंने प्लांटर्स को रेंट देने से मना कर दिया। दे अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज पे अटैक किया। इंडिगो उगाने में ये भी प्रॉब्लम आती थी कि इंडिगो प्रोडक्शन में ये भी प्रॉब्लम आती थी कि इंडिगो के लिए हमेशा ये जो प्लांटर्स वो चाहते थे कि जब राइस प्रोडक्शन है उसी टाइम पे इंडिगो प्रोडक्शन की जाती थी, एंड प्लांटर्स वांट के राइस प्रोडक्शन की बजाय रॉयट्स जो हैं वो इंडिगो प्लांटेशन में ज़्यादा फोकस करें। ऑल्सो इंडिगो प्लांटेशन से क्या होता था, ये ऑलमोस्ट जो भी न्यूट्रिएंट होते थे सॉइल की वो ड्रेन कर लेता था। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यूज़ करता था ये प्लांट, और जिससे लैंड की फर्टिलिटी जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी। तो बहुत प्रॉब्लम जो हैं वो रॉयट्स को और भी जो भी पीजेंट्स थे उनको फेस करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से ये लोग रिबेलियन हो गए। इन्होंने फ़ाइट किया, जो भी हथियार उनको मिले, स्वॉर्ड, स्पीयर, बो, वुमेन जो हैं जो भी किचन का सामान था वो मिला, उसके साथ उन्होंने फ़ाइट किया। एंड जो भी वर्क करता था प्लांटर्स के लिए, जो भी पीजेंट, उनको सोशली बायकआउट किया। लोग जो हैं जो इसके लिए कलेक्ट करने के लिए आते थे, रेंट कलेक्ट करने के लिए आते थे, उनको पीटा गया, उनको जो भी उनके पास चीज़ थी उससे पिटाई की गई, लथ्याल जो हैं वो लिए गए। ये जो सिस्टम था इसके खिलाफ ज़मींदार भी थे, क्योंकि प्लांटर्स जो हैं उनका रोल जो है एग्रीकल्चर में बढ़ रहा था। ज़मींदार भी गांव-गांव जो हैं अपना घर-घर गए, उन्होंने लोगों को एक तरीके से प्रोवोक किया कि वो इस सिस्टम के साथ ना चलें और इसके खिलाफ जो है फाइट करें। विलेज हेडमैन भी इस सिस्टम से जो है वो अपसेट थे, उन्होंने भी इस रिबेलियन को सपोर्ट किया। इसके बदले में ब्रिटिशर्स ने कैसे रिएक्ट किया, यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने टूर किया हर एक रीजन में जहाँ पे ये रिबेलियन हो रही थी, और इसको एक साइन समझा गया फॉर सिंपैथी टू रॉयट्स। ठीक है, एंड उनको ये लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उनको कंपनी पे यकीन तो नहीं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है, स्ट्रगल को सपोर्ट कर रही है। ये उनको एक इंडिकेशन गई। बहुत से जो राइटर्स थे, इंटेलेक्चुअल थे, वो दे रश टू इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स। वहाँ पे उन्होंने उस तरफ चले गए जहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन हो रही थी, और उन्होंने रॉयट्स की प्रॉब्लम को देखा और पोर्ट्रे किया कि किस तरीके से उनको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है।
गवर्नमेंट ने इस रिबेलियन को ख़त्म करने के लिए मिलिट्री की हेल्प ली। इंडिगो कमीशन एस्टैब्लिश किया गया, जिसने ये पाया कि प्लांटर्स जो हैं दे वर इन गिल्टी, प्लांटर्स जो हैं वो गिल्टी में हैं। उन्होंने बहुत ऑप्रेसिव तरीके से ये सिस्टम जो है वो चलाया है, जिसकी वजह से कल्टीवेटर्स जो है वो दुखी हुए हैं और रिबेलियस हुए हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वन ऑफ द इंडिगो फैक्ट्री, और वहाँ पे किस तरीके से जो है वर्कर्स एक लार्ज स्केल में रखे गए हैं और किस तरीके की उनकी कंडीशन है उसको ये पोर्ट्रे कर रहा है। अब इस रिबेलियन के बाद क्या हुआ, इंडिगो प्रोडक्शन जो है वो बंगाल में कोलैप्स हो गई। प्रोडक्शन बंगाल में नहीं हुई और प्लांटर्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए थे बाद में बिहार में। यहाँ पे जो कल्टीवेटर्स हैं उनको हक दिया गया था कि अब उनके पास ये फोर्सफुली नहीं होगा कि उनको इंडिगो प्रोडक्शन करनी ही है, ये उनकी चॉइस होगी। उनको ये बोला गया कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंडिगो प्रोडक्शन करनी है वो कर दीजिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम उनके पास ये फोर्सफुली नहीं होगा, जिसकी वजह से इंडिगो प्रोडक्शन जो है बंगाल में कोलैप्स हो गई। लेकिन बाद में ये प्लांटर्स जो हैं वो बिहार की तरफ गए और वहाँ पे ये सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ। जब सिंथेटिक डाइस जो है वो आए लेट 19th सेंचुरी में, उस टाइम पे यहाँ पे भी जो इंडिगो प्रोडक्शन का बिज़नेस है उसको नुकसान हुआ, जिसको बाद में महात्मा गांधी ने जो भी नुकसान हुआ था उसके अगेंस्ट जो इंडिगो फार्मर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए विज़िट किया चंपारण में 1917 में और उनको सपोर्ट किया। So this is the chapter which talks about so many things of the countryside of India। जो कंट्री साइड में जो भी प्रॉब्लम्स हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, उसके सारे सबके बारे में ये बताता है किस तरीके से जो इंडियन स्पेशली बंगाल जो है, बंगाल रीजन के लोगों ने ब्रिटिश पॉलिसीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ की वजह से सफ़र किया और कितनी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो गई, फैमिन उनको फेस करना पड़ा, एंड व्हाट वर द ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ द कंपनी। इस सब के बारे में चैप्टर बताता है। विद दिस वी एंड दिस चैप्टर। दीज आर द इंडिगो प्लांट्स जिससे वो डाई जो है वो निकाली जाती है। थैंक यू सो मच।